नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर में स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि के किए दर्शन। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट। कहा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र विश्व भर में गुंजायमान। राष्ट्रीय चेतना जगाए रखने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। देशवासियों को भारतीय नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। गोपालगंज में रैली को किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज के साथ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में म्यांमार में भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3400 घायल। भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। और अब खबरें विस्तार से। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने स्मृति मंदिर में दर्शन किया और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर के दौरे पर हैं। आज कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर पहुंचे, जहां हेडगेवार जी की स्मृति को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी। और इस साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि भी गए और भी कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। स्मृति मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि भी गए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब ने 1956 में यहीं पर अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि भी गए। दीक्षा भूमि वो जगह है जहां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को 1956 में अपनाया था अपने कई अनुयायियों के साथ। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और बी आर अम्बेडकर की स्मृति को आदरांजलि अर्पित करी। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रखी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना ही संघ के स्वयंसेवकों की प्रेरणा है। ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है इसी प्रेरणा से कार्यरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा भी करने वाले। विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे छत्तीसगढ़ को विकास की को आज और सौगात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा का वहां के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं विकास कार्यों की। विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़-भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहां पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आइए अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। एक तरफ जहां पीएम ने फिट इंडिया कार्निवल की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ योग के महत्व पर भी चर्चा करते हुए लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
अगर हौसले बुलंद हों तो चट्टान का सीना चीरकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पैरा एथलीटों ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई दी, वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया कार्निवल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं, जिससे लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। पीएम ने इंटरनेशनल योगा डे को विराट महोत्सव का रूप बताया और कहा, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनमोल उपहार है। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। इस साल के योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी ने मन की बात के अपने संबोधन में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के सदुपयोग और इन छुट्टियों में बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे तराशा जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। परीक्षा के बाद नए सत्र में जाने का उमंग और उसके बाद गर्मी की छुट्टियों के रूप में नियमित स्कूल से फुर्सत के कुछ दिन, इनका एक अलग ही उत्साह और आनंद होता है। इन दिनों को उपयोग कर बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व में अतिरिक्त कौशल को तराशा जा सकता है। चूंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं और योग्य बच्चे देश के विकास को नई शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से उनकी रुचि के अनुरूप अपने अंदर छिपे कौशल को निखारने की सीख दी। गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का जिक्र किया। कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा की जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। पीएम ने इसके जरिए बच्चों से देश के विविध रंग देखने का आग्रह किया। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। पीएम मोदी ने बच्चों और उनके माता पिता से छुट्टियों के अनुभवों को #holiday_memories के साथ साझा करने का अनुरोध किया ताकि इस नई पहल के लिए बच्चों में उत्सुकता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की भी बात कही। इस कार्यक्रम में देशवासियों से बारिश की बूंदों को संरक्षित करते हुए देशवासियों से जल संरक्षण का आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या पर भी चर्चा की, जो कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत में टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने के प्रयास जारी है। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। गर्मियों का मौसम आते ही देश में हर स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में काम शुरू हो जाता है। देश में सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से 11 अरब क्यूबिक मीटर पानी बचाने का काम किया है। इस दिशा में सरकार की कैच द रेन अभियान की अपनी भूमिका है। कई स्तरों पर जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है। आपको हम पल पल की खबर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर के दौरे पर हैं, जहां सोलर डिफेंस संयंत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। साथ ही रक्षा से जुड़े उत्पादों का भी अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नागपुर दौरे में किया है। ये तस्वीरें नागपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के शस्त्रागार सुविधा का उन्होंने दौरा किया है। और आपको बता दें कि वह यूएवी मानव रहित विमानों के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का भी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। और साथ ही साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के जिस तरीके से प्रदर्शनी लगाई हुई है उसका अवलोकन करते हुए, और जैसे जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री का यही सपना है कि कैसे इस विकसित भारत के सपने को साकार करना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। और इसमें जिसमें प्रधानमंत्री सबसे पहले नागपुर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने स्मृति मंदिर में जाके डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि गए। और साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। यहाँ एक प्रदर्शनी लगी हुई जिसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ के कई वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते हुए, जिसमें 40 mm म्यूनिटिशन की बात हो रही है। एयर बॉम्ब 125 किलोग्राम का ये जो
आप देख रहे हैं प्रदर्शनी, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं। आज महाराष्ट्र में एक खास मौका भी है, गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। नागपुर दौरे के बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी आज जाने वाले हैं, जहां कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री देश को समर्पित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर के दौरे पर, जहां सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा किया है और यहां आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने लॉइटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज का उद्घाटन किया है। लॉइटरिंग म्यूनिशन और अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री के परीक्षण के लिए स्थापित लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा का भी उद्घाटन किया है। नागपुर से ये तस्वीरें आ रही हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए, जहां टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। बेहद ही ऐतिहासिक दिन, महत्वपूर्ण क्षण ये नागपुर के लिए, देशवासियों के लिए, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं और साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर की ये तस्वीरें जहां उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी देते हुए कि इस टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा से देशवासियों को क्या लाभ मिलने वाला है। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री स्मृति मंदिर गए, दीक्षा भूमि में जाकर उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया और साथ ही प्रधानमंत्री ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का भी दौरा किया और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा का भी उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें लॉइटरिंग म्यूनिशन की, जहां प्रधानमंत्री ने इसका भी उद्घाटन किया है और बेहद ही खास ये तस्वीरें नागपुर से आती हुई। पल पल की खबरें डीडी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, जहां आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में किन किन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। जहां सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित नागास्त्र 3 कैमिकेज ड्रोन सिस्टम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सोलर इंडस्ट्रीज़ का भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और यहाँ सोलर प्लांट में मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के ड्रोन और ऊंची वाले लंबी दूरी के ड्रोन के लिए रनवे सुविधा का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो आज का ये दौरा महाराष्ट्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां प्रधानमंत्री ने माधव नेत्रालय की आधारशिला भी रखी है और दृष्टिहीनों को दृष्टि देने के लिए ये एक बेहद ही सराहनीय काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जब देश के बड़े पैमाने पर नेत्रदान हो रहा है तो ऐसे संस्थान का कहीं ना कहीं होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीरें जहां लॉइटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है, लाइव म्यूनिशन और लॉइटरिंग रेंज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और ये जो प्रदर्शनी है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया और बेहद ही खास इस दौरे को माना जा रहा है।
और हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं योगेश शीतल ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है नागपुर के लिए। कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, उपस्थित रहे। वहाँ सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड का जो प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, ये फैसिलिटी किस तरीके से देशवासियों के लिए लाभदायक होगी और किस तरीके के उपकरण जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और कैसे ये देशवासियों को मदद करेगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरीके से हमारी सरकार देख रही है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाने की ये सराहनीय पहल कही जा सकती है। देखिए भावना, जो लॉइटर म्यूटेशन टेस्टिंग रेंज है वो बेसिकली इस चीज के लिए होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है जो एनिमी है हमारे उनके सामने हाई प्लेटफॉर्म वैल्यू का कोई टारगेट अगर रहता है तो उसको सेटअप करने में काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, काफी ज्यादा मेन पावर लगते हैं। उस तरह की सोफिस्टिकेटेड डिफेंस जो सिस्टम है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो इस तरीके का जो सिस्टम होता है, बेसिकली जो लॉइटर टेस्टिंग रेंज होता है, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कम वैल्यू प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होता है और उतनी ही क्षमता जो है वो डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो एक तो इसके लिए इसकी एक यूनिक फैसिलिटी जो है आप कह सकते हैं वो है। दूसरी बात क्या है कि जो सप्रेशन ऑफ आप कह सकते हैं कि एनिमी एयर डिफेंस, जिसको SCAD के नाम से भी जानते हैं, 1980 के दशक में ये चर्चा में आई थी और काफी उसके बाद कई देशों में टेक्निक्स जो है वो डेवलप भी की। कई सारे देशों ने इसको अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए उसको यूज भी किया। तो उसका एक तरीके का इंडिया में मेक इन इंडिया का तो इसका एक पुश है ही है, क्योंकि देश की कंपनी है, नागपुर बेस्ड कंपनी है, तो एक तो उसका पुश है। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी जो है इसको रिसेंटली बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं, जो कि शेयर मार्केट में इन्होंने इंटीमेट किया है, उसके तहत इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं। तो एक तरीके से आप देखिए तो मेक इन इंडिया डिफेंस में जिस तरीके से पुश किया जा रहा है सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, और साथ साथ फॉरेन जो कंपनीज है, जो फॉरेन डिफेंस की कंपनीज या फॉरेन कंट्रीज जो उनके प्लेयर्स हैं, उनको ये चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो वो एडवांटेज है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। दूसरी बात, जो एयरक्राफ्ट जो बेसिकली जो UAE होते हैं, US जिसको हम बोलते हैं, अनार्म्ड जो सिस्टम होता है, बेसिकली ड्रोन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जो एयर स्ट्रिप है 1.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप जो कि यहाँ पे नया बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया। ये एक आप कह सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और खास करके अगर आप इसमें मेक इन इंडिया को ऐड ऑन कीजिए तो एग्जैक्टली जो है जो PM का विजन है, प्रधानमंत्री का विजन है, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, डिफेंस सेक्टर की अगर पर्टिकुलर बात कीजिए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और नागपुर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन आज कहा जाएगा। योगेश, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। लगातार रक्षा क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं नागपुर में, वहां सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड किस तरीके से रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है और रक्षा और एरोस्पेस में जिस तरीके से भारत की क्षमताएं बढ़ रही हैं, ऐसे में आज जो प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया है वो कैसे काम करने वाला है आगे भविष्य में? देखिए, मेक इन इंडिया की अगर बात की तो जो फाइनेंशियल ईयर, जो वित्त वर्ष 2023-24 अगर आप देखें तो करीब 1.27 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो मेक इन इंडिया के तर्ज पर हुआ है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे 2014-15 जब प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी ने जब प्रभार संभाला था, उससे करीब 174% ज्यादा का बूस्ट जो है वो आपको मेक इन इंडिया डिफेंस पर्टिकुलर उस क्षेत्र में आपको दिखेगा। रिसेंटली हमने देखा था कि कई नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इंडियन कंपनी को मिले थे। तो अगर आप ओवरऑल अगर देखिए तो एक बहुत बड़ा जंप जो है डिफेंस सेक्टर में जो है वो लिया गया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर जो विदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत के अंदर की जो भी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इक्विपमेंट, जो डिफेंस इक्विपमेंट है जो भारत विदेश को भेज रहा है, चाहे वो भारतीय सरकारी कंपनी हो या फिर निजी कंपनी हो, उसमें भी काफी ज्यादा जो है ग्राफ अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जंप हुआ है। अगर आप दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज के अगर इवेंट की पर्टिकुलर बात करें तो देखिए, नागपुर में डिफेंस का एक महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह का डिफेंस की अगर बात कीजिए तो पुणे जो है, पुणे में जो है एयरफोर्स का कमांड है, मेंटेनेंस कमांड है, वहां पे आर्मी का वहां पे बेस है। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत चाहे वो अहमदनगर आप ले लीजिए तो एक सोफिस्टिकेटेड और काफी मजबूत जो है राज्य महाराष्ट्र माना जाता है। डिफेंस सेक्टर की बात की, इसका कोस्टल जो एरिया है पूरा महाराष्ट्र का, वो भी डिफेंस को लेकर सेंसिटिव रहा है और डिफेंस को लेकर काफी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रही है। ऐसे में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है
ग्रो करती हैं और जिस तरीके का यहाँ पर डिफेंस, किसी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है, एक सपोर्टिव बेस होता है जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसको वहां पर मैच किया जा सके। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो नागपुर जो है वो काफी एडवांस्ड है और धीरे धीरे उभरता हुआ क्षेत्र जो है वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जिस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को भी एक तरीके से सपोर्ट करती है। ऐसे सिचुएशन में सोलार जो डिफेंस और एरोस्पेस जो कंपनी है, इसने भी काफी ग्रो किया है रिसेंटली। जैसे मैंने आपको कहा भी कि बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं और ऐसी स्थिति में पीएम का यहाँ आना एक तरीके से कंपनी का भी मॉरल बढ़ाएगा और सिर्फ इसी कंपनी का मॉरल नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो एल&टी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो कई सारी कंपनी जो और भी हैं, उनको लेकर भी एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो भारत सरकार की तरफ से जाएगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। क्या ऐसे में ये भी देखा जाए योगेश कि जिस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे बढ़ रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नागपुर दौरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नागपुर को एक बड़ा हब देखता हुआ देख रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अगर आप ओवरऑल अगर आप पीएम के पूरे विजिट को देखें तो पीएम आज नागपुर में कई जगहों पर गए। वो आए तो आरएसएस हेडक्वार्टर भी गए, उसके बाद वो दीक्षा भूमि भी गए, उन्होंने माधव नेत्रालय वहां पे जो है वहां पे भी उनकी स्पीच थी। लेकिन आप अगर ये जो चौथा इवेंट था, अगर इस इवेंट की बात करें तो इस पे ज्यादा जो है वो फोकस इसलिए भी था क्योंकि डिफेंस को लेकर मैंने जैसा आपको कहा कि अगर आप सिर्फ 2024 और 25 का अगर आप देखें तो करीब जो है मुझे लगता है 2 लाख करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जो है सिर्फ 2024-25 में गए हैं, जिसमें 193 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जिस तरीके से एमओयू साइन हुए हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि एग्रेसिवली डिफेंस मिनिस्टर की बैक टू बैक जो है बायलैटरल मीटिंग्स होती है, किसी भी बड़ी जब कोई समिट होती है तो साइड लाइन में जो मीटिंग्स होती है उसमें या तो प्रधानमंत्री खुद कई मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है और उसके लिए कई स्तरों पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो ये आज का जो इवेंट है या आज की जो आप कह सकते हो प्रधानमंत्री का जो पूरा नागपुर का दौरा था, वो मुझे लगता है इन सब चीजों को अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिग्निफिकेंट है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन दर्शकों को और तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर के दौरे पर हैं और रोड शो की तस्वीरें जहां कतारबद्ध तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर जहां रोड शो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और बड़ा रोड शो ये निकला जहां आप देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह देखते ही दिख रहा है। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ यहाँ लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए और प्रधानमंत्री भी सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए एक सेल्फी खींचने की इच्छा हर किसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आप देख रहे हैं कि कई लोग दौड़ लगा रहे हैं, पुष्प डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है।
तो आज का प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का ये दौरा नागपुर का बेहद ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है, जहां प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, फिर चाहे वो स्मृति मंदिर जाना हो, दीक्षा भूमि का दौरा हो, साथ ही साथ माधव नेत्रालय की आधारशिला रखना हो और उसके बाद सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित नागास्त्र 3 कामिकेज ड्रोन सिस्टम का अवलोकन करना हो और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ड्रोन के लिए रनवे सुविधा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में भी निकले और सभी लोगों ने उनका उत्साह में अभिनंदन किया और साथ ही साथ हम सुन रहे थे कि मोदी मोदी के नारे लगातार लग रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा नागपुर का बेहद ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री ने नागपुर में कहा कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है और महसूस भी कर रही है। म्यांमार में आए भयंकर भूकंप में मदद करने भारत सबसे पहले पहुंचा है और ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की शस्त्रागार सुविधा का दौरा किया। उन्होंने मानव रहित विमानों यानी कि यूएवी के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लोइटरिंग म्यूनिशन और अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री का भी परीक्षण करने के लिए लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नागपुर के दौरे में और कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए और विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करते हुए। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरे से जुड़ी हुई खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार के दौरे पर हैं और बिहार को 800 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। अमित शाह ने पटना में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही पटना के बापू सभागार में राज्य सहकारिता सम्मेलन में वे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग की 826 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही 100 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम का भी वितरण किया। अमित शाह ने गृह विभाग के 133 पुलिस भवनों का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 109.16 करोड़ की कुल 3 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। अमित शाह ने बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की सौगात भी दी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर, जहां कई विकास परियोजनाएं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नाम करी और बिहार को करोड़ों की सौगात आज मिली है।
गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र भी किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में चहुमुखी विकास कर रही है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर पंचायत की। पंचायत में वक्फ बोर्ड पर सरकारी संपत्ति में अनियमितता के आरोप के कारण हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड इसे रद्द करने की मांग की। हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया कि इस बोर्ड के कानून का इस्तेमाल केवल जमीनों को कब्जे के लिए हो रहा है। ऐसे में इस बोर्ड को रद्द करना चाहिए। इस प्रदर्शन में साधु संत भी शामिल हुए। वक्फ बोर्ड को रद्द करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि सामने मंच पर हिंदू जो तमाम साधु संत हैं वो नजर आ रहे हैं और सभी की ये मांग है कि वक्फ बोर्ड को अब रद्द किया जाए। और साथ में इसके अलावा तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आपको मंच के नीचे नजर आ रहे हैं जो कि बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। सभी का कहना है कि वक्फ जो है वो भू माफिया का काम करता है, इसलिए वक्फ बोर्ड को रद्द कर देना चाहिए। दरअसल बात की जाए तो केंद्र सरकार भी वक्फ को लेकर बिल लाना चाहती है जिसकी तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से वक्फ की तमाम जो कमियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में उस बिल में इसको दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी अब सड़कों पर उतर गए हैं। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। कैसे मनाया जा रहा है देश भर में ये त्योहार, इस ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से देश भर में नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं और माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन मिलते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। आइए माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का महापर्व है नवरात्र। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के अलग अलग प्रांतों में दुर्गा पूजन विभिन्न तरीकों से देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तिथि तक होता है। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है शैलपुत्री। दूसरे दिन शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरे दिन चंद्रघंटा,
चौथे रूप में कूष्मांडा, पांचवा रूप स्कंद माता, छठे रूप में कात्यायनी, सप्तमी के दिन कालरात्रि, अष्टमी के दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहले रूप शैलपुत्री की पूजा कर इस उत्सव का आरंभ होता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र बला। शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी कारण देवी के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन हमें मिलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसी देवी को बारंबार नमस्कार है। इस 9 दिनों के उत्सव में बड़े बड़े पंडाल, ढोल, नगाड़ा, नृत्य और अपनी अपनी पूजा अर्चना के द्वारा सभी माँ दुर्गा के इस उत्सव की लहर में प्रवाहित हो जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा क्रम में शक्ति स्वरूपा, त्रिगुणात्मिका, जगत पोषिका देवी का महात्म्य अत्यंत विस्तृत है। यह शक्ति प्रत्येक प्राणी मात्र में अवस्थित होकर निखिल जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित और ऊर्जान्वित करती रहे। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि सभी देशवासियों को चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत ऋतु और नव वर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता के प्रतीक है। ये त्योहार देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के लिए खुशहाली की मंगल कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, चैत्र शुक्लादि, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने एक्स में कहा है कि मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले ये त्योहार पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये न केवल नवीनीकरण, समृद्धि और आशा का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति माँ के साथ हमारे अभिन्न संबंध का सम्मान भी करते हैं। यह नववर्ष सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और सफलता लेकर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स हैंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समस्त देशवासियों को नव संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पुनीत अवसर आप सभी के जीवन में नया उत्साह लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प में भी नई ऊर्जा भरे। देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति साधना का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को साहस, संयम और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। जय माता दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चैत्र नवरात्रि के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स हैंडल पर केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा, समस्त देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना और ऊर्जा संचय का यह प्रतीक पर्व सभी के जीवन में शांति, साधना और आत्मिक उन्नति लेकर आए। मां भगवती से यही प्रार्थना करता हूं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं वैष्णो देवी मंदिर, जहां जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें माता वैष्णो देवी मंदिर की और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। मां के भवन को फूलों से सजाया गया है।
और आज का दिन कई मायनों में विशेष है, तो आइए जान लेते हैं भारतीय नववर्ष या नव संवत्सर की विशेषता और वैज्ञानिकता के बारे में। हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में बात की भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता के बारे में इस विषय के विशेषज्ञ से। भारतीय नववर्ष की शुभ वेला में हम अब प्रवेश कर रहे हैं, तो इस समय विशेष में हम जान लेते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में उसके विज्ञान की महत्ता के क्रम में भारतीय नववर्ष का क्या स्वारस्य है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र के प्राध्यापक हैं। तो आप इसकी विशेषता के बारे में बताएं कि ये भारतीय नववर्ष का जो आरंभ है उसकी क्या वैज्ञानिकता है, क्या विशेषता है। देखिए, वर्ष का मूलतः संबंध मानव के व्यवहार से है और भारतीय नववर्ष में मानव के व्यवहार का संबंध जिससे स्थापित किया गया है वो है हमारे प्रकृति के दो आधारभूत तत्व सूर्य और चंद्रमा। तो भारतीय नववर्ष का वैशिष्ट्य ये है कि जब सूर्य अपने भ्रमण चक्र में राशि में प्रारंभ करता है, भ्रमण का प्रारंभ, सूर्य भी अपने घर में जब प्रवेश कर रहा है उस समय हम अपने वर्ष को प्रवेश मानते हैं। अर्थात मेष राशि से लेकर के जब सूर्य का भ्रमण चक्र प्रारंभ होता है तो वो हमारा सौर वर्ष प्रारंभ है। और सूर्य का जिस प्रकार मन और आत्मा का संबंध है, ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के संबंध से उस सौर वर्ष में 12 मास का क्रम प्रारब्ध होता है। तो चैत्र मास और सौर वर्ष, इन दोनों का एक साथ प्रवृत्ति को हमारे यहाँ वर्ष की संज्ञा दी गई है। और आचार्य भास्कर ने इसको कहा कि लंका नगरयाम उदयाच्य भानुर, सृष्टि के प्रथम दिवस को भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही इंगित शास्त्रों में किया गया और ये वर्तमान काल गणना की परंपरा से भी सिद्ध है। तो ये अत्यंत वैज्ञानिक और सौर चांद्र दोनों पद्धतियों का समन्वय करते हुए चल रही है। और कई प्रकार की पद्धतियाँ इसमें हैं, वैक्रमाब्द भी है, शकाब्द भी है, हिजरी सन है, फसली सन है। लेकिन प्रत्येक राजा जिसके समय में ऋण की स्थिति शून्य हो गई हो राज्य में, वही राजा इन शकों को प्रारंभ करने का अधिकार रखता था। तो शक और विक्रम, वैक्रमाब्द शक और शालिवाहन शक की अत्यंत प्रसिद्धि है। इसमें कारण ये भी रहा कि बहुत दूर तक साम्राज्य उनका रहा, गोदावरी नदी के तट तक उनका साम्राज्य रहा। तो दोनों तरफ, उत्तर दक्षिण दोनों समवायों में इसका व्यवहार रहा। और विशेष वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो हमारे धर्मशास्त्रों में एक वर्ष की गणना या वत्सर की गणना या वत्स शब्द का जहाँ जहाँ प्रयोग आया है वहाँ पर एक वर्ष का संकेत सूर्य और चंद्रमा के समन्वय से किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के वैशिष्ट्य को समझते हुए, समझाते हुए हमने यह जाना कि भारतीय नववर्ष का क्या वैशिष्ट्य है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है। मैं कैमरा पर्सन ललित के साथ नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।